आज हम करेंगे राष्ट्रीय आय को मापने की आय विधि। ठीक है, तो पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये पूरी वीडियो देखना, आपके 6 नंबर हैं पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये 12वीं के बोर्ड एग्जाम में ये पक्का ही आता है कि भाई राष्ट्रीय आय को मापने की आय विधि का व्याख्या करें। ठीक है, तो इसमें देखो पहले क्या है, आय विधि क्या होती है ये पता चलना चाहिए आपको। आय विधि क्या होती है? एक लेखा वर्ष में उत्पादन के कारकों। अब उत्पादन के कारकों यानी उत्पादन के कारक कौन है? 4 कारक हैं, श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम। ठीक है, इन 4 कारकों को प्राप्त होने वाली आय जो उनकी सेवाओं के बदले उन्हें प्राप्त होती है। ठीक है, जो वो सेवा करते हैं, मतलब जैसे वही लाभ, ब्याज और मजदूरी की है। अब मान लो कोई भी व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, श्रमिक है, तो श्रमिक से ही उसको क्या है, वेतन प्राप्त हो रहा है, तो वो उसको सेवा दे रहा है ना, जब भी उसको कुछ आय प्राप्त हो रही है, तो ये हो गई आय विधि। ठीक है, ये तो आय विधि को निकालने के लिए 3 कदम हैं या 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 3 भागों से हम निकाल सकते हैं। पहला आता है उत्पादक के क्षेत्र। उत्पादक के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये हमने जो उत्पादन विधि है उसमें विस्तृत वर्णन है इनका तो एक बार रहने देते हैं, जब उत्पाद विधि करवाएंगे जब इनका वर्णन कर देंगे हम। ठीक है, अगर इन तीनों के जो आय को जोड़ दिया जाए तो हम आय विधि निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है, यानी उत्पादक के क्षेत्र, जो तीनों को जोड़ देंगे तो निकल आएगी आय विधि। और दूसरा है कारक आय। कारक आय क्या होती है? कारक आय से अभिप्राय कोई व्यक्ति द्वारा अर्जित उस आय से जो उसकी सेवा के बदले में उसे प्राप्त होती है। ठीक है, आय अर्जित होती है और उसको कोई सेवा देनी है। अब मान लो जो वृद्धावस्था पेंशन है हमारी, बूढ़ा पेंशन कहते हैं जिसको, वो क्या है, कारक आय नहीं है, क्योंकि वो क्या है, एक तरफा भुगतान है। हमें उसके बदले में कोई भी क्या है, सेवा नहीं देनी पड़ती। जब भी उसको कहते हैं हस्तांतरण आय भी कहते हैं उसको। ठीक है, एक तरफा भुगतान है तो उसको कारक आय में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, अब कारक आय में क्या क्या आते हैं? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष, मिश्रित आय और विदेशों से निवल कारक आय। ये तो बाद में जोड़ते हैं उसमें, ताकि वो क्या है, राष्ट्रीय आय बन जाए। ठीक है, और तीसरा हमारा आता है कारक आय का अनुमान। ये 3 कदम है जिससे हम आय विधि निकाल सकते हैं। अब दूसरे जो हमारा कारक आय था उसका विस्तृत वर्णन करेंगे हम। ठीक है, कारक आय में क्या क्या शामिल होता है, देखो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। कर्मचारियों का परिश्रमिक। अब कर्मचारियों का परिश्रमिक मतलब क्या है? नगद मजदूरी तथा वेतन। जो भी वो कार्य करते हैं, श्रमिक होते हैं, उन्हें मजदूरी प्राप्त होती है उनके कार्य के बदले में, तो ये कारक आय हो गई उनकी। तथा वेतन, ये हो गया कर्मचारियों के परिश्रमिक में। और एक होता है किस्म के रूप में आय। किस्म के रूप में आय क्या है, मतलब जो सैलरी को छोड़कर या वेतन को छोड़कर जो बेनिफिट प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, जैसे हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। इसका उदाहरण क्या आ जाएगा? RFA। RFA मतलब रेंट फ्री अलायंस। रेंट फ्री अलायंस मतलब जो रहने के लिए क्या देते हैं, उसको घर दे देते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस भी उद्यम है, वो क्या देता है, श्रमिकों को रहने के लिए घर देता है। तो ये मतलब सैलरी से अलग उनको बेनिफिट प्राप्त हुआ है। और एक जो ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करती है, HRA। ये रेंट था, इसमें क्या है, रेंट दे देती थी वो। ठीक है, ये गलती हो गई। और HRA होता है ना, उसमें क्या देती है, घर देती देती है, जो कर्मचारियों को रहने के लिए घर दे देती है, जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और RFA में रेंट दे देती है। ठीक है, तो एक किस्म के रूप में आए हैं, मतलब जो सैलरी को छोड़कर जो बेनिफिट प्राप्त होता है वही है। ठीक है, ये हो गया किस्म के रूप में आए। अब ये हम क्या कर रहे हैं, कारक आय के ही है पार्ट, इसमें कर्मचारियों का परिश्रमिक कर रहे हैं। इसका तीसरे में क्या आएगा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को। जो भी कर्मचारी उसमें लगे होते हैं उनको बाद में जो पेंशन मिलती है अपने रिटायरमेंट होने के बाद, वो भी इसमें शामिल होती है कर्मचारियों के परिश्रमिक में। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष में क्या होता है,
जो हमने जो संपत्ति लगाई है उससे क्या है, और जो उद्यमशीलता, जो उद्यम है उसे जो लाभ प्राप्त होता है वो शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है। अब प्रचालन अधिशेष इसमें क्या आता है, लगान या किराया। अब हमने जो भूमि दे रखी है, जिस पर भी जो उद्यम है वो कार्य कर रहा है, भूमि पर क्या मिलेगा, लगान मिलेगा, या किराया भी मिल सकता है उसका। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की है। ब्याज क्या है, अब किसी ने भी पूंजी दे रखी है, पूंजी दे रखी है तो पूंजी से ब्याज प्राप्त होगा। लाभ, अब लाभ के 3 घटक हैं। ठीक है, कितने घटक हैं, 3 घटक हैं जिससे हमें प्राप्त होता है। लाभ किसको, जो उद्यम को लाभ प्राप्त होता है उसमें क्या आता है, पहला है लाभांश। ठीक है, लाभांश। और लाभांश क्या होता है, मतलब लाभ का वह भाग, इसे अवितरित लाभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवितरित, अवितरित नहीं, वितरित लाभ भी कहते हैं इसको, वितरित लाभ। वितरित लाभ मतलब जो भी इसमें क्या है, जो लाभ प्राप्त होता है उसको, जो लाभ के जो कारक हैं उनमें बांट दिया जाता है, या जितने भी अब उद्यम के भागीदार होते हैं उनमें बांट दिया जाता है, यानी लाभांश को बांट देना सभी में। ठीक है, ये हो गया लाभांश। एक और पार्ट होता है इसका, निगम लाभ कर। ये हो गया दूसरा, ये घटक बता रहा हूं मैं किसके, लाभ के। निगम लाभ कर, जो निगम, जो सरकार को कर के रूप में देना पड़ता है, वो भी तो लाभ ही है, सरकार का ही है, चाहे किसी का हो, लाभ तो है ना। ठीक है, तो वो निगम कर भी हो गया। एक होता है अवितरित लाभ, ये वितरित था और अब अवितरित। अवितरित मतलब यह वैस ये यह वह भाग है, मतलब इसे बांटा नहीं जाता भागीदारों में। जो फर्म होती है वो उसको अपने पास ही रख लेती है, ताकि कोई भी संकट आ जाए, भविष्य में कोई संकट आ जाए तो उसका निपटारा कर सके वो। ठीक है, इसको अवितरित लाभ कहते हैं। ये लाभ के थे 3 घटक। ठीक है, अब हमारा तीसरा पार्ट क्या पढ़ा था हमने, 2 तो पढ़ लिए, कर्मचारियों का परिश्रमिक, और अब हमारा आता है मिश्रित आय। मिश्रित आय मतलब, मिश्रित आय मतलब स्वरोजगार। अब जो भी फर्म है, फर्म का अपना भाई पूंजी लगा रखी है, अपनी श्रम लगा रखी है, सब कुछ अपना ही है, मतलब उसको कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता, कोई भी उसको किराया नहीं देना पड़ता, मतलब स्वरोजगार है उसका। तो इनसे जो मिली जुली जो आय प्राप्त होती है उसको मिश्रित आय कहते हैं। ठीक है, खुद ही अपना ही जो कार्य करती है, किसी को भी ब्याज नहीं देना पड़ता उसको, किसी की भी पूंजी के रूप में किराया नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया मिश्रित आय। ठीक है, अब हमारा चौथा पार्ट क्या आता है, विदेशों से निवल कारक आय। अब देखो, हम उपरोक्त जो 3 करे हैं, हमने क्या क्या करे हैं, कर्मचारियों का परिश्रमिक और प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय, इनको अगर जोड़ते हैं हम तो क्या निकलती है हमारी, कारक लागत पर, कारक लागत पर सकल घरेलू आय, सकल नहीं निवल। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, मूल्यह्रास को माइनस किया जाता है, निवल घरेलू आय निकलती है इससे। लेकिन हमें निकालनी क्या होती है, राष्ट्रीय आय निकालनी होती है। तो राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए इसमें विदेशों से निवल कारक आय को प्लस कर देते हैं। विदेशों से निवल कारक आय मतलब जो हमारे जो गैर निवासी जो भारत में रह रहे हैं उनसे, जो गैर निवासी जो हमारे रह रहे हैं और जो भारत के जो लोग हैं वो विदेशों में रह रहे हैं, उनके जो आय है उनके अंतर को कहते हैं विदेशों से निवल कारक आय। ठीक है, तो उसमें क्या है, विदेशों से निवल कारक आय जोड़ देंगे तो हम यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगी, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे कारक आय को, इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारी आय विधि प्राप्त हो जाएगी हमको। ठीक है, अब हम करेंगे कारक आय का अनुमान। ठीक है, तो कारक आय के अनुमान में क्या है, देखो, निवल राष्ट्रीय आय, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, हम इन 3 पॉइंटों को समझ लेते हैं। निवल राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, राष्ट्रीय है तो निवल घरेलू आय में क्या प्लस कर देंगे, निवल घरेलू आय
ये तो बताया था मैंने अभी आपको, निवल घरेलू आय में विदेशों से निवल कारक आय प्लस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, निवल घरेलू आय में विदेशों से निवल कारक आय प्लस कर दी तो हमने क्या है, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। अब देखो सकल राष्ट्रीय आय प्राप्त करनी है, हमारे पास क्या आ गई, निवल आ गई। तो निवल, निवल का मतलब क्या होता है, मूल्यह्रास उसमें शामिल नहीं है, और सकल का मतलब होता है मूल्यह्रास शामिल है, या गिसावट व्यय भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो निवल गई, उसमें क्या कर देंगे, निवल राष्ट्रीय आय, निवल राष्ट्रीय आय प्लस गिसावट व्यय या मूल्यह्रास कह दो आप। ठीक है, एक, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा आता है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर निकालना है, ये क्या निकला है हमारा, कारक लागत पर निकल रहा है ये। ठीक है, कारक लागत पर, ये भी कारक लागत पर। अब क्या बताया था, बाजार कीमत और कारक कीमत पर क्या अंतर होता है, अंतर होता है इनमें जो अप्रत्यक्ष कर हैं और आर्थिक सहायता। तो इसमें क्या करेंगे हम, कारक लागत पर जो हमारी है, कारक सकल राष्ट्रीय आय निकली है जो हमारी, उसमें क्या कर देंगे, सकल राष्ट्रीय निवल प्रत्यक्ष कर जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, यानी इसमें आर्थिक सहायता भी आ जाती है और उसका जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर उनका अंतर है ये। ठीक है, निवल है, तो ये निकल गया हमारा बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब इसमें कुछ सावधानियां भी होती हैं। क्या सावधानियां हैं, एक तो भाई इसमें हस्तांतरण आय को नहीं लेता, ये आपको बता दी थी। हस्तांतरण आय यानी एक तरफा भुगतान, जो वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगारी जो भत्ते दिए जाते हैं, छात्रवृत्ति हैं, इनको शामिल नहीं किया जाता। ये सावधानियां हैं। ठीक है, जो गैर कानूनी कार्य हैं, मतलब जो स्मगलिंग का कार्य हो गया, चोरी का कार्य हो गया, उनसे जो आय प्राप्त हो रही है उसको हासिल नहीं, इसमें क्या करेंगे, शामिल नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये गैर कानूनी कार्य हैं। और हस्तांतरण आय बता दिया आपको। और क्या होती हैं, जो हमारी जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उनसे जो प्राप्त आय, जैसे पुराने मकान हो गए, पुरानी कार हो गई, पुराने मकान हो गए, जो इनसे हम इनको बेचकर जो आय प्राप्त करते हैं वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आती है, दलाली होती है इसलिए। और एक होता है अचानक जो प्राप्त आय होती है, अचानक प्राप्त आय, उसको भी क्या है, राष्ट्रीय आय में हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, जो अचानक से कोई भी आय प्राप्त हुई, जैसे आपकी लॉटरी लग गई मान लो, तो ये भी क्या है, इसमें शामिल नहीं होगी। ये अब कर लेना, आपको बुक में दे रखी है ये एक आधी और है। इसमें क्या है, प्रत्यक्ष कर हैं, अचानक प्राप्त आय, और ये हो गई हमारी स्वयं उपभोग वस्तुएं, ये भी है। जो मृत्यु कर हैं, संपत्ति। ठीक है भाई, हमारी आय जो विधि है वो तो समाप्त हो गई है। अगली वीडियो में हम करेंगे जो उत्पाद विधि है और एक व्यय विधि है। ठीक है, उसके टॉपिक